रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुबोध कौरव पॉलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराने जा रहा हूं। पॉलिटी में एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। आज हम उसको वन डे वन टॉपिक के आधार पे उसको कवर करेंगे। पूरा होल टॉपिक हमारा एक साथ कंप्लीट होगा, जिसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर सभी कुछ कवर हो जाएगा। साथ में उसके आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के 3 मार्कर, मेंस के 5 मार्कर और मेंस के 11 मार्कर जो भी होंगे सब साथ में कवर करते चलेंगे। वन डे वन टॉपिक। तो पॉलिटी का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। देखिए, मैं ये जो टॉपिक है इसको बाइलिंगुअल कवर करते हुए चलूंगा। बाइलिंगुअल मींस मैं जो भी डायलॉग रहेंगे मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो मैं इसको कवर करते हुए चलूंगा और साथ में मैं इसको कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी है उसको हिंदी में भी लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में इसको हिंदी में हम बोलेंगे बहुमत। बहुमत के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, अब मेजॉरिटी क्या होती है पहले तो आपको वो समझना है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो मैं आपको सीक्वेंस से क्लासरूम प्रोग्राम में ऐसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है कि मेजॉरिटी क्या होती है, बहुमत क्या होता है, बहुमत की आवश्यकता पॉलिटी में कहां होती है, बहुमत की आवश्यकता वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपोज ये हमारा बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म मींस क्या होता है, द्विसदनीय व्यवस्था है हमारी, तो उसमें 2 सदन है। बाय कैमरा, कमरा, 2 कमरे हैं, मींस एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। जब भी कोई बिल आता है, कोई रेजोल्यूशन आता है, कोई मोशन आता है, ठीक है, तो उसको लोकसभा और राज्यसभा, एक सपोज बिल है, बिल को लोकसभा में जाना है, उसके बाद राज्यसभा में जाना है, देन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है। ठीक है, तो अब ये बिल है और बिल को जब मैं एक्ट में बदलने जा रहा हूं तो इसको टोटल प्रोसीजर से, प्रॉपर प्रोसीजर से इसको गुजरना होगा। अब वो प्रोसीजर में लोकसभा के मेंबर, सपोज कोई बिल है, ठीक है, तो उस पर एस कहने वाले रहेंगे, नो कहने वाले। एस को वैसे प्रोसीजर में जो प्रोसीजर चलती है उसमें आए बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सपोज उसको एस करने वाले होंगे, नो करने वाले होंगे। यदि उस पे नो से ज्यादा एस आते हैं तभी लोकसभा से पारित हुआ। उसके बाद बिल राज्यसभा में यदि जरूरत है, जैसे जरूरी नहीं है कि सभी बिल राज्यसभा में जाएं, जरूरी नहीं है कि इधर से ही क्लियर होना जरूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लोकसभा में क्लियर हुआ, एस ज्यादा हो गए, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में क्लियर हुए, एस ज्यादा हुए। उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें मेजॉरिटी का यूज है। जो भी आपके रेजोल्यूशन है, जो भी आपके मोशन है, जो भी आपके बिल है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सब कुछ इसी प्रोसीजर से आगे बढ़ेगा और उस प्रोसीजर को फॉलो करने में हमको मेजॉरिटी की हेल्प लेनी होती है। अब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी को प्रॉपर डिस्क्राइब किया है, कितने टाइप की होती है, कितने सब टाइप की होती है, वो हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको अभी इतना एक वर्ड है मेजॉरिटी, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं। अब आप देखेंगे टाइप्स में, तो मैं आपको 4 टाइप्स की मेजॉरिटी बताऊंगा, मेनली 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। उसके बाद जो 4th वन रहेगी उसकी 4 टाइप, सब टाइप्स होते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूं आपको। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो हम देखेंगे सिंपल मेजॉरिटी होती है। सिंपल मेजॉरिटी को हिंदी में साधारण बहुमत कहते हैं, तो हम इसको साधारण बहुमत। अब सेकेंड वन आती सिंपल मेजॉरिटी, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं जस्ट। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी, तो दूसरी को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को हम हिंदी में कहेंगे निरपेक्ष
बहुमत, निरपेक्ष बहुमत समझ में आया। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारा, थर्ड वन में हम देखेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी, अच्छा इस पे स्टार लगा लेंगे आप। इस पे स्टार क्यों लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इसको स्टार मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको आप हिंदी में प्रभावी बहुमत कहेंगे। और फोर्थ वन आता है और लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हम स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी, अब देखिए स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत, मैं जो बोल रहा था आपसे विशेष बहुमत के ही 4 सब टाइप्स होते हैं। विशेष बहुमत के 4 सब टाइप्स होते हैं। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू में बता दूं कि विशेष बहुमत के 4 सब टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम आर्टिकल वाइज देखेंगे कि आर्टिकल 61 इसका सब टाइप है स्पेशल मेजॉरिटी का, जो कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहता है। उसके बाद आर्टिकल 249 में भी स्पेशल मेजॉरिटी दी गई है। स्पेशल मेजॉरिटी 249 क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आर्टिकल 368 वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही जाएगा आगे। और उसके बाद फोर्थ वन सबसे रिजिड है, आर्टिकल 368 प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। वो अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। तो फोर्थ वन जो हमारा था स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, इसके 4 टाइप होते हैं। और 4 टाइप में फर्स्ट वन होता है आर्टिकल 61, सेकेंड टाइप होता है आर्टिकल 249, थर्ड टाइप होता है आर्टिकल 368 और फोर्थ वन होता है आर्टिकल 368 तो होता है, इसके साथ प्लस होता है 50% रेटिफिकेशन। किसका रेटिफिकेशन? स्टेट्स का रेटिफिकेशन। क्या होता है वो आगे अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। 8 टाइप्स ऑफ टोटल मेजॉरिटी, 8 टाइप की हमको पढ़नी है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमने देखा सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मोशन, कोई भी बिल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सब मेजॉरिटी से होके जाते हैं। तो अलग अलग बिल, अलग अलग रेजोल्यूशन, अलग अलग मोशन, अलग अलग वेल डिफाइंड मेजॉरिटी से जाएंगे आगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपल मेजॉरिटी देखेंगे और सिंपल मेजॉरिटी का मैकेनिज्म क्या होता है पहले वो समझेंगे। मैकेनिज्म समझने के बाद हम उसके यूजेस देखेंगे। यूजेस आपके प्रॉपर जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उस नोट्स में यूजेस मिल जाएंगे, साथ साथ में मैं भी उसको डिफाइन करते हुए चलूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है? तो इसका मैकेनिज्म कहता है हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें मोर देन हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग भी हो सकता है, या प्लस 1 कर देते इसके आगे। आप जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हैं, हम प्लस 1 कर देते हैं। जितना ए आएगा उसमें प्लस 1 ऐड कर देते हैं हम। तो हाफ, तो आपको 50% समझ में आ रहा है, मोर देन 50%। और 50% के बाद इधर तक तो ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होता है? तो मैं आपको टर्म्स बताता हूं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको आगे काम आएंगी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या होती है, उसके बाद टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या होती है, उसके बाद प्रेजेंट को क्या बोला जाता है, वोटिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये 4 टर्म्स यदि आपको समझ में आती है। और एक फिफ्थ वन है जो इफेक्टिव मेजॉरिटी में आपके काम आएगी। और फिफ्थ वन वो है कि आपको ऑल द देन मेंबर्स, वो मैं आपको सेपरेटली करा दूंगा। ठीक है, तो आपको अभी इतना समझना है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूं।
बहुत बेसिक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको चारों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब सपोज ये जो हमारा क्लासरूम है, ये ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है, उसके साथ आनंद सर के द्वारा एट प्रेजेंट ऑफलाइन क्लासरूम भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। सपोज ये जो हमारी क्लास है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ आनंद सर के द्वारा बोला गया है कि टोटल मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो 20 है। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, टोटल स्ट्रेंथ नहीं, इधर मैक्सिमम लिमिट जो हमारी क्लास में इधर जो बैठ सकते हैं बच्चे, वो 20 सीट हैं हमारे पास एट प्रेजेंट। तो अब मैंने सपोज ये 20 सीट डाली, इसमें 20 सीट क्या हो गई हमारी क्लासरूम की। ये यदि 20 सीट है तो ये क्या हो गई, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, उसके बाद आनंद सर के द्वारा बोला गया कि ये तो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, पर हम अभी 15 लोगों को सिर्फ रजिस्टर्ड करेंगे, 15 लोगों को रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, 15 मेंबर्स को। तो ये 20 हो गई हमारी मैक्सिमम लिमिट, और हम 5 सीट अभी हमें अलॉट करना ही नहीं है, सिर्फ 15 सीट्स अलॉट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो एट प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम कितनी हो गई हमारी, 15। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी, 20। ठीक है, ऐसे ही बाइकैमरलिज्म में सपोज लोकसभा राज्यसभा, मैं आपको लोकसभा के एग्जाम्पल के साथ आगे लेके चलूंगा। तो अब हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में क्या होता है, तो लोकसभा में भी ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा में मैक्सिमम जो लिमिट करके रखी है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लोकसभा एट प्रेजेंट 550 है। ठीक है, अब 550 कैसे है, पहले मैक्सिमम लिमिट 550, जैसे हमारे क्लासरूम की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 550। अब पहले आर्टिकल 333 जब डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था 2020 में, उससे पहले हमारी जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लोकसभा थी वो 552 थी। पर क्या हुआ कि आर्टिकल 333 जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, वो क्या है, हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। डिसकंटिन्यू कर दिया है तो इससे क्या है कि अब हमारे वो 2 माइनस हो गए, तो मैक्सिमम लिमिट हमारी जो होगी वो 550 होगी। ठीक है, अब जो हमने 15 सीट्स बताई थी टोटल स्ट्रेंथ, अब इधर भी हमारे पार्लियामेंट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है तो वो देख लेते हैं हम। तो हमारे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ यदि हम निकालेंगे एट प्रेजेंट, तो टोटल स्ट्रेंथ अभी 545। अब नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए मैं बता दूं, 2020 के पहले मैक्सिमम लिमिट 550 थी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एट प्रेजेंट 545 है। अब वैसे तो कायदे से 543 होनी थी, जब 2 एंग्लो इंडियंस को हमने माइनस कर दिया है, तो सर आपने जब इधर 550 लिखा है तो आप इधर 543 लिखिए। मैं आपको बताते चलूं कि देखिए जो हमारा नॉमिनेशन जो 2 मेंबर्स का हुआ था वो इस डिसकंटिन्यूटी के पहले हो गया था, और राज्यसभा में जो मेंबर हमारे चलेंगे, लोकसभा में जो मेंबर चलेंगे वो 5 ईयर के लिए रहेंगे। तो अभी 5 ईयर 2022 चल रहा है अभी, तो 5 साल तो अभी हुए नहीं हमारे। तो जैसे ही वो जाते हैं, पद से रिक्त होते हैं, उसके बाद मैं टोटल स्ट्रेंथ को 543 लिख दूंगा। अभी नॉमिनेशन हो चुका सपोज, ठीक है, 2 एंग्लो मेंबर्स का नॉमिनेशन हो गया है। एंग्लो इंडियन यदि नॉमिनेट हो गए तो उन्हें 20 से तो भगा नहीं सकते, भले ही हमने आर्टिकल 333 से डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो ए स्ट्रेंथ आपको 545 रखनी है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और मैक्सिमम लिमिट
ऑफ द हाउस 550 रखनी है। इतना समझ में आया? एक ये हमारा एग्जाम्पल था मैक्सिमम लिमिट, इधर से इसको लिया हमने, एग्जाम्पल ये था, इधर से इसको लिया। आपको मैक्सिमम लिमिट और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा था वहां पे सिंपल मेजोरिटी में हाफ ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी में यदि मैं लिखता हूं, साधारण बहुमत में यदि मैं कहूंगा इसका मैकेनिज्म है मोर देन 50%, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मैं प्रेजेंट भी ले रहा हूं, वोटिंग भी ले रहा हूं। ये कैसे हो गया? देखिए आपको ध्यान देना है कि सपोज मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी है? 545 है। अब जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई एब्सेंट रह सकता है, ठीक है, और कोई छुट्टी मनाने जा सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि उस दिन टोटल प्रेजेंट जो है, जिस दिन हम कोई बिल लेके आए, कोई मोशन लेके आए, कोई रेजोल्यूशन लेके आए, उस दिन टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं कितने? 400। ठीक है, मतलब एब्सेंट कितने होंगे? एब्सेंट कितने हो गए? 145। ये एब्सेंट है, ध्यान दीजिए। अभी एक वैकेंट और आएगा आगे, पर आपको समझना है अभी एब्सेंट कितने? यदि 400 प्रेजेंट है तो एब्सेंट 145। अब मैं क्या इसका 50% प्लस 1 कर लूं? क्या मैं 201 मेंबर्स ने आए बोल दिया? आए, इसको ध्यान रखना है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में एस को आए बोलते हैं। यदि मुझे कोई बिल पास कराना है और वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है और 201 मेंबर प्रेजेंट हैं और 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और 50% 200 हुआ प्लस 1, 2 नॉट 1 मींस 201 मेंबर्स यदि आए कहते हैं तो क्या मैं उस बिल को पास मान लूं? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो सिर्फ मैं इधर प्रेजेंट रखता, वोट ही नहीं रखता। अब क्या होता है, कोई बिल आया और बिल में आए कहने वाले हैं, उस बिल के अगेंस्ट अपोज करने वाले नो कहने वाले हैं, पर कोई न्यूट्रल भी तो रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है न्यूट्रल, जैसे आपके इलेक्शन में नोटा होता है, ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रल भी हो सकता है। तो जो सपोज अब प्रेजेंट तो 400 थे, पर क्या हुआ कि 100 मेंबर ऐसे थे वो जैसे ही आए और नो होने लगा उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। वो वॉकआउट करके चले गए, आगे बढ़ गए, मतलब बाहर निकल गए, बोले हम न्यूट्रल है, हमें ना एस ना नो। अब 100 मेंबर वॉकआउट कर गए मतदान से दूर, मतलब अब कितने बचे वॉकआउट मेंबर? 100 को अपन कर ले वॉकआउट मेंबर, तो अब कितने बचे? 300। अब ध्यान देना है, इसका हाफ प्लस 1। यदि मित्रों 151 मेंबर यदि आए बोलते हैं तो जो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होता है वो इधर पास हो जाएगा। 151 प्रेजेंट समझ में आया, वोटिंग समझ में आया, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द हाउस समझ में आया, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस समझ में आया। इतना चीज क्लियर हुआ आपको, और ये हमने सिंपल मेजोरिटी कंप्लीट कर ली। सिंपल मेजोरिटी का मैकेनिज्म आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके यूजेस क्या होते हैं, सिंपल मेजोरिटी को कहां कहां यूज किया जाता है। सीधा क्वेश्चन देखिए, अभी जो मेजोरिटी पे काम कर रहा है वो यूपीएससी कर रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी मेजोरिटीज पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वो उसके मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए। अब क्या होता है कि आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हमेशा यूपीएससी की मिमिक्री करते हैं स्टेट पीसीएस या हमारा एमपीपीएससी, यूपीएससी की मिमिक्री करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यदि सपोज कोई क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है तो उसको थोड़ा सा दाएं बाएं करके वो हमारे एग्जाम में 2019 2020 में आ जाएगा। मींस आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को भी आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि वहीं से मिमिक्री होती है एमपीपीएससी में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। तो अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पे काम करने जाएगी, ये तय है। तो हमें नीट एंड
क्लीन तरीके से ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्या प्रेजेंट, क्या वोटिंग, क्या टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और क्या मैक्सिमम लिमिट ऑफ द हाउस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, इसके मैं आपको यूजेस बताते चलूं। देखिए, केसेस वेयर द सिंपल मेजोरिटी इज यूज्ड। अब सिंपल मेजोरिटी का उपयोग हम कहां कहां देखते हैं, आपको ध्यान देना है। इसको पास करने के लिए ऑर्डिनरी बिल को, ऑर्डिनरी में सामान्य बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी जरूरत है। सिंपल मेजोरिटी मतलब हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑर्डिनरी बिल कर दो आप, ऑर्डिनरी बिल के आगे मनी बिल, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऑर्डिनरी बिल के बाद मनी बिल। मनी बिल ऐसा लगता है कि मनी बिल शायद सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होता। प्रथम दृष्टया सभी को ऐसा ही लगता है, सभी स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मनी बिल थोड़ा सा क्लिष्ट हो रहा है, शायद मैं सिंपल मेजोरिटी नहीं। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया मनी बिल निम्नलिखित में से कौन सी मेजोरिटी से पास होगा, तो आप सिंपल मेजोरिटी को हटा सकते हैं, हटा देंगे, मीन जब तक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए तब तक हटा देंगे। आप सोचेंगे शायद स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि मनी की बात है तो सिंपल से तो हो नहीं सकती। पर मैं आपको बता दूं, इधर ध्यान देना है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, मीन साधारण विधेयक जो भी हमारा आएगा, उसके बाद जो भी धन विधेयक आएगा और उसके बाद जो भी वित्त विधेयक आएगा, वो सब पास होते हैं किससे, हमारी सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे जाएंगे तो मोशंस होते हैं, कुछ मोशंस हम पढ़ेंगे पॉलिटी में आगे। मैं आपको एक पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ एक लेक्चर ही इस पे बनाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पे, तो मैं मोशन बताऊंगा, रेजोल्यूशन बताऊंगा क्या होते हैं, क्या अंतर होता है इन दोनों में। तो आप देखिए, कॉन्फिडेंस मोशन सिंपल मेजोरिटी से पास कराएंगे, एडजमेंट मोशन होता है सिंपल मेजोरिटी से, सेंसर मोशन आता है, कटौती प्रस्ताव आते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है ना, विश्वास प्रस्ताव आता है। तो ये सब जितने भी मोशन हैं ये सब हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से क्लियर होंगे। सीधा क्वेश्चन आएगा, मोशन लिखा रहेगा, कॉन्फिडेंस मोशन, इनमें से कौन सी मेजोरिटी लगेगी, टिक करके आना है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखिए, इधर ध्यान देने वाली चीज है, फॉर द रिमूवल, रिमूव करना है किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को कहां से, इधर ध्यान देना है, मैं आपको लोकसभा बोल रहा हूं, रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा से, राज्यसभा का नहीं बोल रहा हूं। राज्यसभा में आप जो यूज करते हैं वो आप इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज करेंगे। आप लोकसभा में यदि कोई रेजोल्यूशन इधर से राज्यसभा से आया, लोकसभा में आया कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो वो जो रेजोल्यूशन आ रहा है उसको हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से लोकसभा में आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके थर्ड पॉइंट देखना है, फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा में पर सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब वित्तीय रूप से आपातकाल लगता है, जो कि अभी तक भारतीय इतिहास में कभी भी नहीं लगा। कोरोना के टाइम ऐसा माना जा रहा था कि शायद वित्तीय आपातकाल लगने की नौबत आ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो अच्छा है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि आपको लगानी है तो आपको हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए प्रेसिडेंट रूल, मित्रों प्रेसिडेंट रूल लगता नहीं परंतु होता है। प्रेसिडेंट रूल हाफ ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग से, मींस सिंपल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट रूल रख सकता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद स्पीकर इलेक्शन, पहले तो एक क्वेश्चन यूपीएससी कर चुकी है, इलेक्शन ऑफ दी स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। इलेक्शन, स्पीकर नॉमिनेट नहीं होता, उसका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन कैसे होता है, हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यदि मैं आगे जाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 368, मैं आगे बताऊंगा, स्पेशल मेजोरिटी का मैंने आपसे बोला था कि 368 से होगा। पर आप इधर देखिए कि यदि 368 से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 368 से, पर वो आपको मैंने बताया था लास्ट वन स्पेशल मेजोरिटी में 368 प्लस 1 रिजिड मेजोरिटी बोलते हैं उसको, तो उसमें 368 तो हमारा स्पेशल मेजोरिटी जाएगा,
पर जब भी 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट हमें चाहिए, तो उसमें 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जब हमें चाहिए, तो उसमें स्टेट्स का हाफ ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग से। सपोज यदि कोई बिल आता है जिसका संबंध फेडरलिज्म से है, जिसका संबंध संघवाद से है, तो उस बिल में सपोज एमपी में आया, तो एमपी में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें वो बिल हाफ ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होता है। आपको इधर ध्यान देने की जरूरत है बहुत अच्छे से। तो आपको उसके यूजेस सिंपल मेजॉरिटी के, सिंपल मेजॉरिटी का मैकेनिज्म, आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आपको थॉरोली रीड करना है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड जो मेजॉरिटी आती है, सेकंड मेजॉरिटी मैंने आपको बताई थी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो निरपेक्ष बहुमत। निरपेक्ष बहुमत, ठीक है, निरपेक्ष बहुमत। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पहले मैं आपको बता दूं, जनरल प्रोसीजर जो होती है हमारी, जनरल प्रोसीजर पार्लियामेंट की जो होती है, उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का उपयोग नहीं किया जाता। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इन जनरल फॉर्म यूज नहीं किया जाता। कहां किया जाता है वो मैं बताता हूं। पहले बताता हूं आपको कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो आपको मैकेनिज्म बहुत ध्यान से देखना है। इसका मैकेनिज्म कहता है हाफ ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस, हाफ ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस, या मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस। ठीक है, तो इसको कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस। अब क्या चेंज हो गया इसमें? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या चेंज हो गया? 50%, वो भी 50% था सिंपल मेजॉरिटी में, पर उसके पीछे लिखा हुआ था प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें पीछे लिखा है मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी। टोटल स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम अलग टोटल 545 लोकसभा में, मैंने आपको बताई थी लोकसभा में 545। जैसे क्लासरूम में हमारी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम कितनी है? 15 है। ऐसे मैंने लोकसभा में आपको बताया था टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी लोकसभा कितनी है? 545। 545 का हाफ प्लस 1, 545 का हाफ प्लस 1। आपको इधर ध्यान देना है, 545 का हाफ प्लस 1, प्लस 1 कर दीजिए 272 में, प्लस 1 कर दीजिए 273 आ जाएगा। लोकसभा का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। देखिए, यदि जब भी आपको स्टेट में या सेंटर में सरकार बनानी है, राज्य में या केंद्र में सरकार बनानी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। मैं बोल रहा हूं साधारणतः इसका उपयोग नहीं किया जाता, पर मुख्यतः जब भी आपको गवर्नमेंट क्रिएट करनी है सेंटर में या स्टेट में, तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का सहारा लेना पड़ेगा। सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा दल होना चाहिए, सबसे बड़ा दल होना चाहिए। और दल क्या? 273, जिसके पास 272 प्लस सांसद हैं, उसकी सरकार बन जाती है। ठीक है ना? तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी समझ में आया आपको? कहां यूज होता है उसका, ये समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे। अब जो हमने थर्ड वन मेजॉरिटी देखी थी, वो हमने देखी थी इफेक्टिव मेजॉरिटी। मैंने आपको स्टार भी लगवाया था। मैंने बोला प्रभावी बहुमत पे आपको स्टार लगाना है। मैंने स्टार क्यों लगवाया, अब हम ये समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम थर्ड वन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसी को हिंदी में प्रभावी बहुमत, ठीक है। अब इसका पहले मैकेनिज्म देखेंगे हम कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म के बाद मैं आपको इधर ही दिखाऊंगा कि इसके यूजेस क्या होते हैं। इसमें आप स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने
पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इफेक्टिव मेजोरिटी बहुत ज्यादा पूछा है। अब चांसेस पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि 2020 से जब सिलेबस चेंज हुआ तो अपन ने देखा है कि इसका भी रुझान बदल चुका है एमपीपीएससी का। हालांकि 2021 के पेपर थोड़ा सा ठीक आया था, पर आप 2020 का पेपर देखेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो वो जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेगा तब आपसे इफेक्टिव मेजोरिटी में क्वेश्चन कर लेगा कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने, कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो आपको इधर ध्यान से देखना है। इसका मैकेनिज्म कहता है हाफ ऑफ दी ऑल द देन मेंबर्स। अभी ऑल द देन मेंबर्स क्या हो गया, अब वही समझना हमको। इसका मैकेनिज्म कहता है हाफ ऑफ दी ऑल द देन मेंबर। ऑल द देन मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है। मैंने स्टार इसलिए लगवाया था क्योंकि इसका भी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट हैं जहां पर यूज किया जाता है। अब कहां यूज किया जाता है वो मैं पहले आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप समझ लीजिए 50% तो हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, पर 50% के पीछे कहानी चेंज हो जा रही है। अभी जब हमने सिंपल मेजोरिटी पढ़ी थी तो उसमें 50% क्या पढ़ा था आपने, हाफ ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद मैं आपको लेके आया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसमें लिखा आपने हाफ ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस। अब फिर कहानी चेंज हो गई, ये क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ दी ऑल दी देन मेंबर्स। ऑल दी देन मेंबर्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस बताई थी, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस कितनी थी 545 माइनस ऑल दी देन मेंबर्स को मैं क्लियर कर रहा हूं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस माइनस वैकेंट सीट। वैकेंट, अब्सेंट नहीं बोला, इसलिए मैंने जब अब्सेंट लिखवा रहा था तब मैंने आपको क्लियर किया था अब्सेंट नहीं है ये वैकेंट है। अब वैकेंट और अब्सेंट में क्या डिफरेंस होता है, अनुपस्थित रहना अलग बात है और कुर्सी खाली हो जाना अलग बात है। कैसे, सपोज हमारे पास 545 मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, 5 मेंबर की अनायास मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वो सीट जो है वो वैकेंट हो गई, वैकेंट हो गई है 5 सीट। तो अब हमारे पास टोटल कितना बचा है ऑल द मेंबर्स 540। अब इसका हाफ यदि एस में आता है तो कहानी आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी में जाती है। और इफेक्टिव मेजोरिटी कहां यूज होती है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा में, राज्यसभा में रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। लोकसभा में क्या बताया था मैंने, हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। यदि आपको राज्यसभा से उपराष्ट्रपति का रिमूवल लाना है, रेजोल्यूशन लाना है और वो पास कराना है, तो आपको हाफ ऑफ द ऑल अदर मेंबर्स, आर्टिकल 67 बी, और उसके बाद रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, रिमूवल ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आर्टिकल 93। 2 जगह इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है, 2 जगह। अब सीधे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको स्टेटमेंट में आ जाएगा हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वो पूछेगा रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो वो पूछेगा क्या, फर्स्ट आपसे पूछ लेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके बाद पूछ लेगा हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, फिर पूछ लेगा आपसे हाफ ऑफ द ऑल द देन मेंबर, या ना नाम दिया आप कुछ ही पूछ लेगा। तो आपको क्लियर करना है कि हाफ ऑफ द ऑल द देन मेंबर, ऑल द देन मेंबर्स मतलब क्या होता है, वैकेंट सीट को माइनस करना होता है, ठीक है। 540, अब इसका हाफ कर दीजिए आप, तो 270 प्लस 1 समथिंग ऐसा कुछ जाता है। ये इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज क्यों किया जाता है, देखिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना और रिमूवल ऑफ दी स्पीकर ऑफ दी लोकसभा, ये क्या बहुत भारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आनी चाहिए, तभी इनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इधर एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा।
ठीक है, ये कौन कौन से केसेस बनते हैं जब हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करते हैं? तो फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। आपको मैं बता दूं, यदि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल आपको लोकसभा में लाना है, पास कराना है, तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से। पर यदि इसको रिमूव करने के लिए जो रेजोल्यूशन आप राज्यसभा में लाएंगे, तो उसके लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। ये लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। और आर्टिकल आपको 67B याद रखना है। उसके बाद सेकेंड इसका यूज जो होता है इफेक्टिव मेजोरिटी का, रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आर्टिकल 93 आपको याद रखना है। वो कैसे याद करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम आर्टिकल्स को याद करना है, क्या रटना है, क्या समझना है, क्या समझते हुए याद हो जाते हैं, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। अब हम फोर्थ टाइप की मेजोरिटी देखेंगे, और वो है स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल टाइप मेजोरिटी, इसमें 4 सब टाइप होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी मींस विशेष बहुमत। आप ध्यान देना इधर, विशेष बहुमत के 4 सब टाइप होते हैं। तो आप 4 सब टाइप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि ये सिर्फ 4 जगह यूज की जाती है और कहां कहां की जाती। तो आर्टिकल 61, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 249, 249। उसके बाद थर्ड वन आर्टिकल 368, और फोर्थ वन मैंने आपको बताया था आर्टिकल 368 प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ये 4 टाइप की होती है स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, अब देखिए मैं इधर आर्टिकल का यूज कर रहा हूं, 61, 249, 368, 368 प्लस 50%। तो ये आर्टिकल को हमको क्या रटना है? क्या रटने से हो जाएगी काम? क्या आपको लंबे समय तक याद रहेंगे रटने से? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये आर्टिकल जो मैंने जो समझे हैं, वो पढ़ने की प्रक्रिया में अपने आप अपनी आत्मा में सद गए हैं। ठीक है, आत्मसात जो मैंने किया है वो पढ़ाई की प्रक्रिया के दौरान ही आत्मसात किया। मैंने कहीं से अलग से रटने नहीं गया कि आर्टिकल 61 क्या होता है, आर्टिकल 249 क्या होता है, आर्टिकल 368 क्या होता है। या आर्टिकल अभी हमने 67B देखा था, 93 देखा था। आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आप बचपन में जब कहानियां पढ़ते थे, ठीक है, जब आप बचपन में कहानियां पढ़ते, सभी पढ़ते थे, तो कहानी के एंड में जब कहानी का समाप्ति होती थी, तो उधर लिखा रहता था इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती, इस कहानी से हमको फला शिक्षा मिलती, ये शिक्षा मिलती, वो शिक्षा मिलती। ठीक है, अब वो शिक्षा जब लिखी हुई होती है, मींस बाहर से थोपी हुई होती है, तो हम उसको आत्मा में साधने की उतनी कोशिश नहीं करते हैं। जो लिखा हुआ मिलता है मींस वो थोपा जा रहा है, आपको चिपकाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, आत्मा में उसे साधने की बिल्कुल चेष्टा ही नहीं करते। यदि आत्मा में वो चीजें उतने बचपन में इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सद गई होती, तो कहानी आज दूसरी होती। ठीक है, मतलब रटा हुआ, बाहर से थोपा हुआ बाउंस करेगा, क्योंकि वो आपको दे रहा है और मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर आप उसको बाउंस करेंगे। पर अब जैसे सपोज आप यूपीएससी में आप हिंदी लिटरेचर लेते हैं, सपोज मेंस लिखने के लिए आप हिंदी लिटरेचर रहते हैं, तो उसमें आपको अलग अलग कहानियां पढ़ने मिलेंगी। वो कहानी में कहीं भी एंडिंग में ये नहीं लिखा रहेगा कि इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। पर ये तय है कि जैसे ही आप वो पूरी कहानी कंप्लीट करेंगे, आप अपनी आत्मा में अपने आप एक शिक्षा को साध लेंगे, पता नहीं चलेगा। वो थोपा हुआ था जो हमको अलग से शिक्षा बता रहा था कि ये इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है, ये चिपकी हुई शिक्षा है, ये चिपक के चलती है, और कब आ जाती है आपकी आत्मा में पता नहीं चलता, और लंबे समय तक। ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको,
जब भी आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे आपके फैक्ट अपने आप क्लियर होते रहेंगे। वो फैक्ट बात अलग होती है कि हमको पढ़ना है, सब पंचायती राज सिस्टम में पढ़ना है, अलग अलग आर्टिकल पढ़ना है, तो वो चीजें रटने वाली अलग है। परंतु मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो अपने फैक्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज से आपका प्री, दोनों चीज से आपका मेंस और दोनों से ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लो फैक्ट भूल जाओ, क्योंकि जब आप 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर लिखने जाते हो तो आपको यदि उसमें चमक, उत्तर में यदि चमक लानी है तो आपको फैक्ट भी डालना पड़ेगा। उसके बाद 11 मार्कर में आपको कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा, तो आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती। पर मैं इतना समझता हूं कि आपको जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसी में हमारे पॉलिटी के संपूर्ण आर्टिकल अपने आप आत्मा में साधने होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्पेशल टाइप मेजोरिटी। आर्टिकल 61 क्या कहता है और कौन सी मेजोरिटी की हमसे चर्चा करता है। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में लिखा है इंपीचमेंट, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीचमेंट की एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें प्रत्येक सदन में रेजोल्यूशन पास कराना होता है। जो रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जो मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी वो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे। तो अब इसमें कौन सी मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, देखिए इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यदि आप करेंगे तो आपको अब हाफ का सहारा, आधे का सहारा नहीं लेना होगा। अब इधर कहानी बदल जाती, इधर 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मैंने क्या बोला, 2/3। मैंने प्रेजेंट एंड वोटिंग का यूज नहीं किया, मैंने मैक्सिमम लिमिट का यूज नहीं किया, मैंने ऑल द रेड मेंबर्स का यूज नहीं किया, मैंने बोला 2/3। किसका 2/3? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी है उसका 2/3। ठीक है, तो 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब क्या है, किसका 2/3? आपको बताया था टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी है। लोकसभा के केस में मैं बता रहा हूं, लोकसभा केस में आप पढ़ेंगे तो हमारी 545 है, इसका 2/3 निकाल लीजिए और इधर से यदि रेजोल्यूशन पास होता है तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं उसके पद से, आप मीन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से। ठीक है, तो आर्टिकल 61 की मेजोरिटी आपको समझ में आई। अब मैं आपको आर्टिकल 249 की मेजोरिटी की तरफ लेके चलता हूं। स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। अब भैया ये क्या हो गया, आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 क्या, राज्यसभा को एक राज्यसभा को एक विशेषाधिकार समझ लीजिए आप। राज्यसभा का विशेषाधिकार है, और उसका क्या विशेषाधिकार है कि यदि नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट है, यदि राष्ट्रीय हित में उसको लगता है कि राष्ट्रीय हित का यह विषय और इस पर विधि किसको बनानी चाहिए, केंद्र को। कोई भी विषय यदि राज्यसभा को लगता है कि ये राष्ट्रीय हित में है और इस पर विधि बनानी चाहिए किसको, सेंटर को, तो वो उस रेजोल्यूशन को पास कराएगी राज्यसभा में, और उसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो मेजॉरिटी आर्टिकल 249 में वर्णित है। और वो मेजॉरिटी क्या चाहिए, वो मेजॉरिटी चाहिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब कहानी इधर फंस गई, हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी में, एक इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और एक कहानी कौन सी बनती है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। आर्टिकल 249 कहता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कितने सदस्य उपस्थित हैं
और कितने वॉकआउट कर चुके हैं, तो वोटिंग के लिए कितने सदस्य बचे, उनका 2/3 हिस्सा चाहिए। यदि राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट के कोई सब्जेक्ट को ट्रांसफर करना चाहती है सेंट्रल को में से, वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। यदि सपोज कोई स्टेट लिस्ट से उठा के दे दिया कि भाई इसको आप ऐसा कीजिए, सेंटर आप बनाइए इस पे कोई भी लॉ, तो वो जो लॉ बनेगा वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। पर उसमें क्या होता है कि 1 साल के लिए वैलिड, पर आपको मल्टीपल टाइम्स के लिए उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 249 की मेजोरिटी समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन, आर्टिकल 368, स्पेशल मेजोरिटी है ये भी, और ये आर्टिकल 368 की मेजोरिटी है। ये क्या कहती है, आर्टिकल 368 की मेजोरिटी क्या कहती है? तो आर्टिकल 368 की मेजोरिटी अब सपोर्ट भी कराएगी, पर ध्यान दीजिए, अब आर्टिकल 368 की मेजोरिटी कहेगी कौन सी, जिसमें आर्टिकल 368 वहीं यूज होगा जहां कोई भी फेडरलिज्म को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा रेजोल्यूशन जो संघवाद को प्रभावित नहीं कर रहा है, सिर्फ केवल उसी में आर्टिकल 368 की मेजोरिटी वर्क करेगी। यदि संघवाद को प्रभावित कर रहा है तो उसमें 368 प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ दी स्टेट्स आ जाता है। तो आपको समझना है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए 368 क्या कहता है, संविधान में संशोधन करना है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक साधारण बहुमत से होता है जिसको 368 में कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद एक 368 में होता है जिसमें फेडरलिज्म कोई भी तरीके से अफेक्ट नहीं हो रहा है, और एक होता है जिसमें फेडरलिज्म अफेक्ट होता है, तो उसमें 50% रेटिफिकेशन हमको सिंपल मेजोरिटी से लेना पड़ता है उनका। ठीक है, तो आपको इधर आर्टिकल 368 में समझना है। तो 368 का मैकेनिज्म कहता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया, प्रेजेंट एंड वोटिंग। सर ये तो 249 आर्टिकल 249 जैसी हो गई कहानी। नहीं, कहानी अभी और आगे है इसके। कहानी क्या कहती है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस को सपोर्ट करना है। इसको आधे से अधिक टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस को सपोर्ट करना है इस रेजोल्यूशन को। उसके बाद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2 चीजें प्लस में क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस। मतलब यदि रिजोल्यूशन आ रहा है, मीन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश किया गया है बिल, और उस बिल को पहले हमको 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से सपोर्ट करते हुए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से यदि पास करते हैं, तभी वो बिल एक सदन से पास माना जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, परंतु वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होना चाहिए? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा हमारा जो फेडरलिज्म को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 368 क्लियर हो गया हमें। अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट टाइप की जो स्पेशल मेजोरिटी हमने देखी थी, आर्टिकल 368 प्लस क्या कहता है, 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। जैसे देखिए, कोई भी संविधान संशोधन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है जो संघवाद की जो हमारी परिकल्पना है यदि उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे बिल को 368 तो उसमें लगेगा। फिर क्या किया जाता है कि उस बिल को अलग अलग स्टेट में भेजा जाता है। वो अलग अलग स्टेट, कितने स्टेट हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी से, वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी आप समझिए कि एक 368 को हमें पूरा कवर करना है। वो प्रोसीजर दिल्ली में हो रही होगी, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। उसके बाद जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कंप्लीट होती है 368 के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमें उस बिल की कॉपीज भेजनी पड़ेंगी स्टेट्स को, तो वो स्टेट रेटिफाई कर दे। यदि 50% से अधिक स्टेट, 50% से अधिक स्टेट यदि उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई कर देंगी, तब जाके वो संविधान संशोधन पूर्ण माना जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर कैसे होता है कि ये तो आर्टिकल 368 जो अभी हमने पढ़ा था, 2/3
प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब इसके साथ प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, 50% रेटिफिकेशन ऑफ द। अब वो कितने राज्य हैं जो रेटिफाई कर सकते हैं? देखिए भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हो गए। उसके बाद 28 राज्यों के साथ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी यूनियन टेरिटरीज जो कि विधानसभा लिए हुए, जिनके पास अपनी स्वयं की विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर है, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। मतलब वो कौन कौन से हैं? तो देखिए दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी तक तो सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर एक चीज और इसमें ऐड करना है, J&K, मतलब 3 यूनियन टेरिटरीज। तो 28 प्लस 3 कर दीजिए 31 हो गया, 31 का आधा कर दीजिए, आप समझ लीजिए 16 से 17 स्टेट यदि रेटिफाई करते हैं किसी बिल को, तभी जाके वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कन्वर्ट होगा। आपको सभी टाइप की मेजॉरिटीज क्लियर हो गई, सिंपल से लेके रिजिड मेजॉरिटी तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको इधर ही एक कॉन्सेप्ट देते चलूं कि देखिए आप जब आगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। आपने सुना होगा कि हमारा संविधान नम्य है और दूसरी तरफ अनम्य है। मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और दूसरी तरफ रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल रिजिड अब इधर समझ में आ जाएगा आपको, कैसे कैसे फ्लेक्सिबल रिजिड। देखिए मैंने आपको बताया था एक 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, एक 368 से बाहर होता है, एक 368 से बाहर होता है। मतलब वो कैसे होता है? यदि मैं इसको फ्लेक्सिबल बोलूं, मतलब नम्य बोलूं हिंदी में, फ्लेक्सिबल कैसे होता है कि भैया आप इस संविधान संशोधन में हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से, इस संविधान में आप हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से संशोधन कर सकते हो। कैसे? आपको कोई भी राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन करना है, कोई भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करना है, होगा संविधान में संशोधन, परंतु ये संशोधन 368 से बाहर रहेगा। और बाहर कैसे रहेगा? हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से। सरल हो गया ना, आधे उपस्थित एवं मत देने वालों की संख्या कोई भी ला सकता है, इजीली हो सकता है। पर अब आप ध्यान देना, एक तरफ यदि मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोलूं, रिजिड मींस अनम्य होता है, जिसमें थोड़ा कठिनाई से परिवर्तन हो सके। तो आप देखिए जब मैंने आपको स्पेशल मेजोरिटी का 4th टाइप पढ़ाया था, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अरे लिखने में ही रिजिड लग रहा है वो, तो समझ में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्लेक्सिबल है, कैसे रिजिड है। आपको अब मेजॉरिटी में कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, उसके बाद वो आपसे 5 मार्कर में सिर्फ एक मेजॉरिटी पूछ लेगा, 3 मार्कर में भी एक सिंपल मेजॉरिटी पूछ लेगा आपसे, इफेक्टिव मेजॉरिटी पूछ लेगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूछ लेगा, 5 मार्कर में भी 1 या 2 मेजॉरिटी पूछ लेगा, और 11 मार्कर में कंबाइंड करके डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। तो आपके ऐसे करके पूरे मेंस के भी कवर हो जाएंगे। और जो हमने पढ़ा है आप एक बार उसका रिवीजन करिए नोट से, तो आपके प्रीलिम्स के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, मेंस का भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही वन डे वन टॉपिक की हमारी सीरीज में प्री प्लस मेंस का एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज आशा करता हूं आज का टॉपिक हमारा सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।